हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला है एक विधेयक का लोकसभा में पास होना, जिसमें जो विधेयक का नाम है आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025। इस विधेयक के पास करने के दौरान जो है भारत के गृह मंत्री का कहना है कि देश धर्मशाला नहीं है, यानी कि अवैध जो घुसपैठ या अवैध प्रवासन जो हो रहा है उसकी समस्या को निपटने के लिए ये विधेयक लाया गया है। दूसरा जो न्यूज है जिसको चर्चा करेंगे वो है कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को मजबूत करना है और वो कैसे कर सकता है, इसको लेकर इसमें बताया गया है। ये इकोनॉमिक्स टाइम में एक डिटेल लेख था, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार है कि भारत को अपने गहरे समुद्र की या डीप सी की क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आर्थिक विकास, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों का उपयोग करने के साथ साथ हमारे स्ट्रेटेजिक महत्व के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन ने डीप सी में जो केबल जा रही हैं इंटरनेट या अन्य तरह की सूचनाओं के, उसको काटने की तकनीक जो है उसने विकसित कर ली है। तो ऐसे में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जरा देखते हैं। पहला, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भारत में अवैध घुसपैठ या जो है अवैध प्रवास की समस्या या अन्य इस तरह की विदेशी जो है कह सकते हो रोहिंग्याओं की समस्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या एक मुद्दा बना हुआ है लंबे समय से। और ऐसे में भारत सरकार जो है इसको सही तरीके से हल करने को लेकर एक विधेयक ला रही है, जिसमें पहले से कार्यरत 4 विधेयकों को निरस्त करके उसके जो प्रावधान हैं और कुछ नए प्रावधान इसमें जोड़े जाएंगे, ताकि अवैध प्रवासन की समस्या को उचित तरह से निपटा जा सके। इसी दौरान जब चर्चा चल रही थी लोकसभा में, तो गृह मंत्री ने कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है जो कहीं से भी आके यहाँ पे बस जाए। हालांकि वो वैध प्रवासन का स्वागत करता है, लेकिन अवैध प्रवासन पे वो सख्ती दिखाएगा। और यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, अब राज्यसभा में जाएगा, वहां पे चर्चा होगा, फिर आगे जो भी इसकी चीजें होगी उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। पहली बात, क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि भारत को ज्यादातर कई सारे खासतौर से बांग्लादेश और रोहिंग्याई लोग जो द्वारा जो है धर्मशाला बनाया जा रहा है, ऐसी बात जो है भारत के गृह मंत्री का कहना है। देखिए, वो कह रहे थे 27 मार्च को लोकसभा में कहा कि जो लोग व्यापार, शिक्षा, निवेश के लिए भारत आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देश कोई धर्मशाला नहीं है। गृह मंत्री की यह टिप्पणी, या कह सकते हो सख्त टिप्पणी, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पर बहस के जवाब देते हुए कहा था, और अंततः यह विधेयक यानी बाद में यह विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। ये विधेयक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्या है? तो देखिए, गृह मंत्री कह रहे हैं कि यह विधेयक देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, विनिर्माण, व्यापार को बढ़ावा देने, शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मान्यता दिलाने और विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में मदद करने के लिए जो है ये आवश्यक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग अवैध तरीके से आके इसमें कर ले रहे हैं, लेकिन इसके तरीके से वो जो हमारी संस्थाएं हैं उनको वैश्विक स्तर तक बनाया जा सकता है, निवेश को बढ़ाया जा सकता है, पर्यटन को बढ़ावा जा सकता है, व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सके। क्यों यूं ही भारतीय बन के न ले ले, बल्कि वो आए तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास रहे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्याओं द्वारा भारत में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को भी इस संदर्भ में कहा, और कहा कि निजी लाभ के लिए भारत में शरण लेने वाले ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे देश असुरक्षित महसूस कर रहा है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर घुसपैठिए भारत में अशांति फैलाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये अवैध घुसपैठ को लेकर अपने नियमों को, अपने जो है इंस्टांस को सख्त कर दिया है, और ये इसी विधेयक के रूप में दिखाया जा सकता है। विधेयक में प्रावधान क्या है, यानी आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के प्रावधान क्या है? तो देखिए, यह विधेयक भारत में प्रवेश करने वाले या देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं। यानी जो भारत में प्रवेश करने या भारत में रहने के लिए या भारत से कहीं और बाहर जाने के लिए
नकली पासपोर्ट या वीजा का प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे, ऐसे किसी व्यक्ति को 7 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा। यानी कि जो भारत में रह के भारत में के भारतीय पासपोर्ट अवैध यानी गलत तरीके से भारत के पासपोर्ट बनाए या भारत का जो वीजा बनाए, इस तरह की चीजें जो करें, उनके लिए 7 वर्ष और 10 साल का जो है 10 लाख जुर्माना और 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही साथ इस कानून में होटल, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पताल, नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में जानकारी अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान किया गया है, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके। यानी अगर कोई वीजा लेके आ रहा है, क्या करने के लिए, टहलने के लिए आ रहा है, पर्यटन के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है या चिकित्सा के लिए आ रहा है, तो वहां पे जितने समय के लिए आ रहा है उससे समय से ज्यादा समय तक लोग रहते हैं, यह देखा जाता है, और कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो पाए जाते हैं। तो ऐसे में इनके लिए यह हो कि निर्धारित हमें सूचना रहे भारत सरकार के पास, ताकि निर्धारित अवधि से जो भी ज्यादा समय तक रहे उनको देश से बाहर किया जा सके, और उसके लिए भी प्रावधान है सजा का। यह विधेयक केंद्र सरकार को उन संस्थानों पर भी नियंत्रण करने का अधिकार देता है जहां विदेशियों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसके तहत जो ओनर होता है जिस परिसर का, उसको बंद करने, परिसर को बंद करने, निर्दिष्ट शर्तों के तहत इसके उपयोग की अनुमति देने या सभी निर्दिष्ट वर्ग के विदेशियों को प्रवेश देने से मना करने का अधिकार इस विधेयक के तहत भारत सरकार के पास हो जाएगा। साथ ही साथ कोई व्यक्ति जो कानून के प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या वीजा सहित अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे 5 वर्ष तक की कैद या 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अब यहाँ पे 2 तरह की अपराधों का 2 तरह की सजा है। एक, कोई व्यक्ति जो भारत में जाली वीजा या जाली पासपोर्ट या जाली दस्तावेज के साथ रहता है, उसकी सजा 7 साल और 10 लाख जुर्माना है। और कोई व्यक्ति जो बिना नियम कानून का पालन किए अवैध तरीके से भारत में रहता है, हालांकि वो जाली तरीका नहीं रखता है, उसे जो है यानी बिना पासपोर्ट का हो, बिना वैध पासपोर्ट का हो, या वो हो यानी जाली ना हो, यानी उसके पास कुछ भी ना हो, ऐसे व्यक्ति को भी 5 साल और 5 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इस तरह के अवैध प्रवासन के रुकने के लिए कोई कानून नहीं था। कानून था, अलग अलग ढेर सारे कानून थे, करीब 4 कानून थे, जिनके कारण कहीं ना कहीं चुनौतियां उत्पन्न होती थी, कानून, कोर्ट केस और बहुत सारी चीजें होती थी। अब क्या किया गया है कि इस कानून के तहत इन जो पहले से चले आ रहे 4 कानून हैं, कौन कौन से, भारत पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आव्रजन दायित्व अधिनियम 2000। अब इन सबको निरस्त कर दिया जाएगा और इसके जगह यही विदेशी और आव्रजन विधेयक 2025 जब यह अधिनियम बन जाएगा तो यह बनेगा। इसमें सरलीकरण और सामंजस्य किया गया है। इसके बाद इन्हें निरस्त करके इनके जो कुछ जो जरूरी प्रावधान है वो इस विधेयक में, उस विधेयक में है, और कुछ नए प्रावधान भी है जो इस समस्या से निपटा जा सकता है। तो ये विधेयक जो है कहीं ना कहीं जो भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या है, जो काफी गंभीर है, माना जाता है कि करोड़ों की संख्या में लोग हैं, कई करोड़ लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं, उस चुनौती से निपटने के लिए इसे लाया गया है। अगला जो समाचार है वो ये है कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर सकता है। हाल फिलहाल में नीति आयोग जो भारत का थिंक टैंक है, उसके द्वारा वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाने को लेकर जो है अध्ययन किया जा रहा है, और उसके दौरान ही ये आर्टिकल लिखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस द इकोनॉमिक्स टाइम में भी था और इंडिया टुडे में भी था। इसमें जो मेन बात कही गई है वो ये है कि भारत को अगर देखा जाए तो उसका जनसंख्या 18% है पूरे विश्व की, जीडीपी उसकी जो है 3.5% या उससे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वैश्विक व्यापार में उसकी हिस्सेदारी 2% से कम है। और जो वैश्विक सप्लाई चेन है वो वैश्विक जो है व्यापार का 70% जो है योगदान करता है। ऐसे में भारत जब अगर उसको तेजी से विकसित होना है तो उसको वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ सुधार करने की जरूरत है, तभी वो ऐसा कर सकता है। और वो उदाहरण देते हैं, ये लेख उदाहरण देता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सुकून की बात देखा जाए कि कुछ समय पहले तक 5-7 साल 10 साल पहले तक जो है 5-7 साल तक हम अपने जितना भी फोन उपयोग करते उसका 85% हम आयात करते थे। आज स्थिति यह है कि हम लगभग आयात का प्रतिस्थापन कर चुके हैं, यानी कि मोबाइल फोन के लिए हम आयात पर निर्भर नहीं है, लगभग, यानी कुछ थोड़ा बहुत होगा तो हम नहीं है। और साथ ही साथ भारत द्वारा पिछले साल ही
15 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। और संभावना यह है कि अगर सही ढंग से ध्यान दे दिया जाए तो ये केवल मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स में छोड़िए, केवल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का ही मार्केट 2030 तक 500 अरब डॉलर का हो सकता है और इससे 2 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, जो अभी मिल रहा है कितना, 1.5 लाख लोगों को। तो ये संभावना है, लेकिन कई सारी कम चुनौतियां हैं, रेगुलेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसको दूर करने के लिए इसमें बातें बताई गई है, तो इसी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिचय के रूप में ये बता रहा है लेख कि भारत की आबादी 18% है, कितनी की, दुनिया की आबादी का, दुनिया की आबादी जितनी है उसकी हम 18% हमारे पास आबादी है, और वैश्विक जीडीपी में हमारा योगदान 3.5% है। यानी देखा जाए तो हम जो अगर ओवरऑल आबादी और वैश्विक जीडीपी का एक औसत निकाले, यानी वैश्विक औसत जो है प्रति व्यक्ति आय निकाले, तो उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग 5.5-6 गुना कम है। और ये कहीं ना कहीं हमें बढ़ा के जब विकसित देश बनना है तभी ये उससे औसत से ऊपर जाएगा। क्योंकि अभी देखेंगे ना, इसी को थोड़ा समझाते देखेंगे तो ओवरऑल जो वैश्विक जीडीपी में योगदान अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का मिला दिया जाए तो 50% से ज्यादा है, और वैश्विक जनसंख्या में योगदान देखा जाए तो 10% है। यानी औसत वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति आय का जो वैश्विक उसका 5 गुना प्रति व्यक्ति आय इन्हीं 2 देशों में है, और बाकी के कई सारे देश है जो उससे नीचे हैं। तो खैर वो चीजें हैं, और उससे भी खराब स्थिति है कि वैश्विक व्यापार में हमारा योगदान 2% से भी कम है। ये वो बड़ा क्षेत्र है जिसे हम इसमें भी कर सकते हैं और हम इसमें भी हमारा योगदान हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, वो उसमें योगदान करना है, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 70% योगदान देता है। यानी जो जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें 70% योगदान वैश्विक मूल्य श्रृंखला का है, ग्लोबल वैल्यू चेन का होता है। ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है? जैसे कोई एक सामान बन रही है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट वेरियस देश, विभिन्न सारे देशों में अलग बनते हैं, फिर वहां से जाके कहीं एक जगह तैयार होते हैं। जैसे कि आईफोन की ही बात कर ले, आईफोन के कंपोनेंट करीब जो है 50 से ज्यादा देशों में बनते हैं, और फिर अंततः जो है ढेर सारी कंपनियों के माध्यम से वो तैयार हो गए एक प्रोडक्ट बनता है। तो वो कहते हैं वैश्विक सप्लाई श्रृंखला। और ये ग्लोबलाइजेशन जो चला था 90 के दशक में, 80 के दशक में, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो चीजें जहां पे सबसे बेहतर तरीके से बन सके वहां पे उसे बनाना चाहिए। ऐसे में भारत को भी अगर विकास की यात्रा अपनी पूरी करनी है, ये बढ़ाना है, योगदान बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, तो इन भारत को ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वैल्यू चेन में अपने की भागीदारी को, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना पड़ेगा। और इस तेजी से विकास के लिए भारत को निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे वह जीबीसी अग्रणी फर्मों के साथ अपनी विनिर्माण क्षमताओं को संरक्षित करके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देकर हासिल कर सकता है। यानी ये हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्लोबल वैल्यू चेन में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो वैश्विक स्तर पे ब्रांड हैं, उनके साथ आपका जो है समझौता करिए, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी जो है अपने यहाँ पे माहौल बनाइए, ताकि ये अग्रणी संस्थाएं आपके यहाँ पे काम कर सके और फिर आपकी जो है हिस्सेदारी इसमें बढ़ सके। इसमें एक बताते हैं कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, वैश्विक ब्रांडों का लाभ उठाने की क्षमता का एक उदाहरण है। 2016 में भारत ने अपने लगभग 80% स्मार्टफोन आयात किए थे, लेकिन आज देश में लगभग पूर्ण आयात प्रतिस्थापन हासिल कर लिया है और 15 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के स्मार्टफोन का निर्यात कर रहा है। साथ ही साथ देखा जाए इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाली कंपनी है एप्पल, उसके साथ सहयोग करके आगे बढ़ाया, जिसने 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है और 70% से अधिक जिसमें क्या है, कार्यबल महिलाएं हैं। तो ये योगदान मिला है सिर्फ एक वैश्विक ब्रांड के साथ जुड़ने के साथ। ऐसे बहुत सारे वैश्विक ब्रांड के साथ जुड़कर और उन्हें यहां पे माहौल देके हम उसको कर सकते हैं। यही ये रिपोर्ट बता रही है कि अभी भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पे खड़ा है। जैसे अगर ध्यान दे दिया जाए तो 2030 तक 500 अरब डॉलर का उत्पादन केवल ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कर सकता है, और साथ ही साथ इसमें से 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन अगर ये सही नहीं रहा तो हम इस क्षमता को आधे भी ही जाके रुक जाएंगे, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। उसमें कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है वह है कि भारत के स्थायी प्रतिष्ठान
परमानेंट स्टेब्लिश्ड जो रेगुलेशन है वो एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में काम कर रहा है और भारत वैश्विक ब्रांडों को भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को जो है लगाने के लिए रोक रहा है। स्थायी प्रतिष्ठान या जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, तो देखिए ये एक किसी भी देश में व्यवसाय करने के एक निश्चित स्थान से होता है। जैसे कोई जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो ढेर सारे देशों में काम करती हैं, तो जिन जिन देशों में काम करती हैं वहां पे वो अपने अपने जो है प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं, जिन्हें जो है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और इसकी जो मूल व्यवस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय कराधान की एक अवधारणा के रूप में होती है, टैक्सेशन की, कौन कहां पे कैसे टैक्सेशन होगा। अब जैसे एक ही कंपनी है ढेर सारे देशों में काम कर रही है तो उसका टैक्सेशन कहां पे होगा, तो वो जो जिस देश में काम करेगा वहां पे वो क्या करेगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे उस पर टैक्सेशन लगाएगा। और ये देखा जाए तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में स्थायी प्रतिष्ठानों का रेगुलेशन वैश्विक ब्रांडों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। यानी अगर इन पे जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन लगा दिया जाएगा, जरूरत से ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया जाएगा, तो ये जो वैश्विक ब्रांड हैं ये भारत की अपेक्षा उन देशों में प्रेफर करेंगे जहां पे इनको बेहतर व्यवस्था मिलेगी। यानी अगर आपको वैश्विक ब्रांडों के साथ मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सा करना है, ग्लोबल वैल्यू चेन में एडिशन में भागीदार होना है, तो आपको स्थायी प्रतिष्ठानों के रेगुलेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी क्या स्थिति है, अगर अभी देखा जाए कि स्थायी प्रतिष्ठान का विनियमन क्या मायने रखता है, तो देखिए भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नियम जो है इन्वेंट्री के भंडारण या पूंजीगत उपकरणों की खेप को लेकर कर योग्य उपस्थिति बनाने तक होता है। इसमें विदेशी फर्मों के वैश्विक मुनाफे का एक हिस्सा भारतीय करों के अधीन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में जैसे देखा जाए तो प्रमुख फर्मों का अनुबंध निर्माताओं सैकड़ों और आपूर्तिकर्ताओं का समन्वय इसमें आवश्यक होता है। और इससे आपूर्ति श्रृंखला देखा जाए, आईफोन के लिए देखा जाए तो 50 देशों में 180 से ज्यादा आपूर्ति घटक है जो यहाँ पे देते हैं, और उसके लिए जो है देश के अंदर एक जो है मैन्युफैक्चरिंग इकाई का स्थापित होती है, और ऐसे में उसके द्वारा वहां पे ढेर सारी चीजें आती है और उसको बनाए रखने की जरूरत होती है। साथ ही साथ तकनीकी परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इसके बाद जो उत्पादन लाइन होती है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है, उन्हें बार बार अपग्रेड या रिटूल करने की जरूरत पड़ती है। इसके कारण भी जो है महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी चुनौती जैसे वेयर हाउसिंग या पूंजीगत उपकरणों को भेजने में उत्पन्न होने वाली अनूचित देनदार या जो ग्लोबल वैल्यू चेन खिलाड़ी हैं या जो कंपनियां हैं उनको स्थानीय उपस्थिति करने से रोक देती है। उनको लगता है यार कि यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे या फिर हम ले जाने लगेंगे तो दिक्कत आएगी, तो फिर वो इससे हतोत्साहित होते हैं कि ऐसे जगह चलो जहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके। अभी देखा जाए तो चीन और वियतनाम ने उपयुक्त विनियामक बाधाओं को कम करके इलेक्ट्रॉनिक वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी हासिल की है, और भारत को भी अगर बनना है तो भारत को भी इनसे सीख लेने की जरूरत है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम बनने की आवश्यकता है तो यह है कि जैसे देखिए मोबाइल में लॉजिस्टिक जटिल है, कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं को प्रतिदिन हजारों कंपोनेंट को जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, और दुनिया भर में इस समस्या का समाधान वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री या बीएमआई मॉडल के जरिए कहा जाता है। यहाँ जो घटक विक्रेता है वो ब्रांडों के साथ सीधे सौदे करते हैं। यानी जैसे एप्पल का फोन है, अभी क्या है कि जैसे दुनिया में क्या स्थिति है कि जो उसके लिए मान लिया चलो 180 से ज्यादा आपूर्ति करता है छोटे छोटे सामान, तो वो भारत में मान लिया जैसे भारत में एप्पल बन रहा है तो जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मान लिया फॉक्सकॉन ही बना रहा है, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो सीधे एप्पल के कॉन्ट्रैक्टर होंगे और एप्पल वैश्विक स्तर पे करेगा और उसके द्वारा सीधे यहाँ पे सामान भेजा जाएगा। और जहां पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको इससे नहीं मतलब है कि क्या टैक्सेशन हुआ क्या हुआ, उसको उठा के सीधे लगाने से मतलब है। और ये इसके जरिए क्या होता है कि जो पी है वो इसको हतोत्साहित कर रहा है, ये वैल्यू जो है VIM बनाने के लिए हतोत्साहित कर रहा है, क्योंकि इसके जरिए अनुबंध निर्माताओं पर एक्स्ट्रा बर्डन होता है। उनको अब जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपोनेंट है उनको खुद ही ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान दिया जाता है और फिर उन्हें सारी जिम्मेदारी हो जाती है उसकी इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करने के लिए और कर आदि को लेकर। इसी मेन चीज कर से ही है जिसके कारण वो हतोत्साहित होते हैं। साथ ही साथ एक और समस्या आती है कि पूंजीगत उपकरणों की चुनौतियों का समाधान करना है। ये देखा जाता है कि जैसे आपको 500 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है या मोबाइल फोन में जाना है तो आपको लगभग 40 अरब डॉलर के पूंजीगत उपकरण चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी जो भी मशीन टूल्स आदि है। और उसमें भी क्या होता है कि वो बड़े तेजी से बदलते रहते हैं। अब जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है उसके लिए क्या है कि आप वहां पे कोई चीज फोन बना रहा है, फिर कोई नया फोन बना रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, या कोई मोबाइल जो है लैपटॉप बना रहा है फिर उससे एडवांस बनाना होगा, तो उसे हर बार नई चीजें बदलनी पड़ती है, जिससे के कारण बहुत ज्यादा
खर्चा आएगा और वो लगा नहीं पाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वैश्विक स्तर पे यानी चीन और वियतनाम जैसे देशों में क्या है कि जो ब्रांड हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि वो अपने पैमाने पर वो सामान खरीद लेते हैं और इन मैन्युफैक्चरिंगों को मुफ्त में दे देते हैं कि आप बनाओ और आपको टेंशन नहीं है। उससे क्या होगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर मान लिया जैसे वो चीन में बना रहा है, वहां पे अगर कोई ऐसी चीज है जो उसको लगता है कि भारत में बनाना आसान होगा तो वहां से उठा के यहाँ कर देगा और उसका पैसा नहीं लग रहा। अभी क्या होगा कि भारत के लिए अलग करना पड़ेगा, वहां के लिए अलग करना पड़ेगा, तो इस तरह से उसके पर मल्टीपल जो है प्रेशर आएगा और वो फिर क्या होगा, वो परेशान हो जाएगा। वो जहां पे अच्छे तरीके से कर सकता है वहां पे करेगा। इसी तरह की चीन करके, वियतनाम करके फायदा ले रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में जब चीन फॉक्सकॉन चीन से कुछ सामान भारत लाना चाह रहा है तो चीन विरोध कर रहा है। इसलिए अब टेक कंपनियों ने कहा शुरू कर दिया है एनीथिंग बट चाइना। तो भारत के पास मौका है कि वो इस तरह की व्यवस्थाएं करे कि जो वहां पे क्या क्या है, जैसे देखिए जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इनके विनियमन को इस तरह बनाए कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजित हो सके। और यह मुद्दे को जो है हल करना चाहिए कि निर्माताओं का वित्तीय बोझ कम हो और इसके कारण क्या हो कि जो सरकार का पूंजीगत उपकरणों पर सब्सिडी देने की बात है वो भी अपने आप घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रांड है वो खुद ही ऐसे सामान उसकी जिम्मेदारी ब्रांड पे हो जाएगी और जो यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट है उस पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से हमारे यहाँ पे इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये सोचिएगा सारी की सारी चीजें आपके यहाँ जो ऐसी नहीं है। हाँ, आपको एक ओवरऑल वैश्विक जो है वैल्यू चेन में शामिल होना पड़ेगा, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स या उस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल वाली चीजें हैं। ठीक है, भारत में जीबीसी एकीकरण और पीई बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, बजट में प्रयास किया गया है कि उसको एक सेफ हार्बर मान के, उनको इंडिविजुअल मान के टैक्स छूट देने की बात है, लेकिन सिर्फ इससे नहीं है, क्योंकि इससे भी सैकड़ों विक्रेता हो जाएंगे, अलग अलग विक्रेता हो जाएंगे। आपको वही फॉलो ये कर रहा है, रिपोर्ट बता रही कि आपको जो पीई है उसके रेगुलेशन को इस तरह से करो कि वो वैश्विक स्तर की ग्लोबल श्रृंखला के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, तभी आप इस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक जीबीसी के प्रमुख खिलाड़ी बनने का सीमित समय है और इसके लिए बोझ को कम करना मानना नहीं है, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी, नवाचार समर्थक और सतत विकास वाला मॉडल अपनाने की जरूरत है, ताकि जो आपकी जो व्यवस्था है टैक्सेशन की, रेगुलेशन की, वो इस तरह से रहे कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है, जैसे आप कह रहे हो कि चीन से चीजें निकल कर आए, तो चीन से निकलकर आपके यहां आएंगी, लेकिन आपको उसके लिए बिजनेस में थोड़ा छूट देना पड़ेगा, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको काम करने में आसानी हो सकती है। और इसका फायदा भारत को होगा एक ही उदाहरण से, एप्पल के ही उदाहरण से, कि 2016 तक जहां हम 80% आयात करते थे बहुत सारे मोबाइल का, सिर्फ उसके जरिए ही हम $15 अरब का निर्यात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को वो रोजगार दे रहा है और उसमें जो है महिलाओं की भागीदारी बहुत है। तो ये चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। जहां तक हमारा तीसरा जो न्यूज है वो ये है कि भारत को गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकी विकसित करने की जरूरत है। देखिए, ये हमारा मत्स्य 6000 नामक एक जो है कह सकते हो टेस्टिंग पनडुब्बी है जो बनाई जा रही है। ये समुद्रयान मिशन के तहत जो है, जो परियोजना 2022 से लॉन्च की गई थी, जिसके तहत हम 6000 मीटर की गहराई या 6 किलोमीटर की गहराई तक हम अन्वेषण करने में सक्षम हो सकते हैं। और इसमें ये बनाया जा रहा है, इसमें 3 आदमी को लेकर ये समुद्र में 12 घंटे तक रह सकता है 6000 मीटर तक की गहराई में। और ये सफल हो जाता है तो भारत उस 5-6 देशों की लीग में शामिल हो जाएगा जो ये क्षमता रखते हैं। हाल फिलहाल में पिछले महीने इसके लिए जो है इसकी वाटर टेस्टिंग की गई है पहली बार। और एक न्यूज अभी भी आया है कि चीन द्वारा है गहरे सागर में जो है केबल जो जा रहा है उसको केबल कटर की जो है उसके बाद तकनीक का भी वो डेवलपमेंट कर रखा है। और जैसे कि चीन के साथ हमारा टकराव है, वो भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सागर से बहुत सारे केबल्स डीप सी से जा रहे हैं जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए चिंता का विषय है। तो ये सारी चीजें पर एक लेख लिखा गया है, वाइस एडमिरल रहे हैं, रिटायर हैं, उनके द्वारा लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गहरे समुद्र की क्षमता को विकसित करना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो भारत ने पिछले महीने
मत्स्य 6000 पनडुब्बी का जल परीक्षण पूरा किया, जो तट से दूर पानी के नीचे खनिजों की तलाश करने के लिए सतह से 6 किलोमीटर नीचे तक गोता लगाने में सक्षम है। और इस साल के अंत में पहले गहरे समुद्र मानव युक्त वाहन के प्रक्षेपण की योजना बनाई जा रही है, यानी इसी के जरिए 3 लोगों को नीचे प्रक्षेपण के लिए, परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। और ऐसे में भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन इन गहराइयों में मनुष्यों को भेजने में क्षमता रखता है। अभी ये चुनिंदा ही देश है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, और अब छठा देश हो जाएगा अगर संभव हो जाएगा तो भारत। ठीक है। साथ ही साथ एक और चुनौती है कि पिछले हफ्ते चीन ने एक कॉम्पैक्ट गहरे समुद्र में केबल काटने वाले उपकरण पेश किया है, जिसे कुछ पनडुब्बियों पर लगाया जा सकता है, जो दुनिया की सबसे मजबूत पानी के नीचे संचार या बिजली लाइनों को काटने में सक्षम है। यानी कि आपके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आपकी सुरक्षा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसको जम पानी के अंदर काटने में, डिस्ट्रक्शन करने में ये चाइना के पास हो गया है। और इसलिए अब आपको, जब आपके शत्रु के पास या आपके एडवर्सरी के पास कोई आपको डिस्टार्ट करने की या आपको बर्बाद करने की प्रौद्योगिकी आ जाए, तो फिर आपको उससे बचने की भी आपके पास प्रौद्योगिकी आना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये कितना महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा कि भारत बहुत बड़ा, बहुत विशाल बांध बना रहा है जो है ब्रह्मपुत्र या सियांग नदी पर। उसकी क्योंकि चीन उसके पहले दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें भी कुछ करने की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों कि हमें जो आर्थिक अवसर है उसे भी लेना है, और साथ ही साथ जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है इसको भी देखने के लिए हमें गहरे समुद्र की क्षमता को डेवलप करने की है। लेकिन उसमें चुनौतियां जुड़ी होती हैं। गहरे समुद्र की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक महत्ता के कारण भारत को अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों को दोहन करने के लिए और सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकों और क्षमताओं का विकास करना जरूरी होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी लॉज के तहत अनक्लास जिसे बोलते हैं, EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र तट में 200 नॉटिकल मील तक या लगभग 370 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। और इसके जो भी संसाधन होते हैं उसके जैविक और जैव और अजैव दोनों तरह के संसाधन, आर्थिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार उस देश को होता है जिसका EEZ होता है। 1 नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल तक समुद्री सीमा होती है, जिसमें तो किसी और देश के लिए आने, यानी वो आपकी सीमा की तरह होती है। लेकिन जो 200 नॉटिकल माइल होती है वो लोग आवागमन कर सकते हैं, लेकिन उसका आर्थिक कमर्शियल उपयोग आप ही कर सकते हैं। अब देखा जाए तो जो भारत का EEZ है उसमें गहराई 3741 मीटर तक है। हालांकि ये ज्यादा दिख रही है, लेकिन अगर मरियाना ट्रेंच से करें जो 10 किलोमीटर है तो उसकी इच्छा काफी कम है। लेकिन फिर भी इतनी ही गहराई के लिए अगर आपको प्रौद्योगिकी विकसित करना हो तो वो काफी टफ है, क्योंकि असली जो संसाधन समुद्र के हैं वो तो ज्यादातर समुद्र के तल के नीचे ही है, जिसको सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग आदि किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त इसी अनक्लास ने पिछले साल से जो डीप सी एरिया है, यानी जो कि किसी का नहीं है, एक तरह से मान ले सकते हैं पूरे मानवता की है, उसमें भी डीप सी माइनिंग के लिए लीज देना शुरू कर दिया है। 20-22 लीज था, उसमें से 2 भारत को भी मिला है। लेकिन अभी हमारे पास तकनीक ही नहीं है कि उतनी गहराई तक जाके हम उसको चेक कर सके। उसी के लिए जो है समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 जो है चल रहा है। अगर देखा जाए तो पानी के भीतर चाहे ध्वनि संचार हो, उसमें काफी महंगी होती है। उसके कारण जो है बहुत कम आवृत्ति वाली या अत्यंत कम आवृत्ति वाली तकनीकों को भेजा जा सकता है ताकि वहां तक पहुंच सके। यानी संचार के लिए जो तकनीक है वो भी काफी अनुसंधान और निवेश की मांग करता है। साथ ही साथ एक और समस्या है जो फिजिकली आती है। अगर देखा जाए पानी की खास बात है कि आप उसके 10 मीटर नीचे जाएंगे तो आपके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है। यानी कि आप धरती के सतह पे खड़े हैं तो पूरा वायुमंडल आप पे जितना दबाव लगाता है, पानी के 10 मीटर नीचे जाएंगे तो वो उतना हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 10-10 मीटर जाते जाइए वो बढ़ता जाता है। और 3700 मीटर है, इसका मतलब है कि आप पर जब अगर समुद्र के तल में हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ही समुद्र में तल पे जाएंगे तो वहां पे 380 एटमॉस्फेरिक या जो यहाँ का वायुमंडलीय दाब है उसका 380 गुना ज्यादा दाब हमारे ऊपर रहेगा। नहीं, अरबों टन का दाब जो है रहता है। अरबों टन तो हाँ उतना ही रहेगा अगर देखा जाए ऐसे पर मीटर के आधार पे देखा जाए। अब ऐसे देखिए ना कि 1 मीटर नीचे जाएंगे तो 1/1 स्क्वायर पानी का पूरा जो है प्रेशर आपके ऊपर होगा।
तो ऐसे चलते जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि 3700 की गहराई पर या 6000 मीटर की गहराई पर क्या समस्या होगा। और इतने प्रेशर को झेलने के लिए आपको कैसे वेसल चाहिए, कैसे वाहन चाहिए, वो तो जानी सी बात है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक लोग घूमने गए थे, कुछ लोग जो है ऐसे ही सबमरीन में नीचे, और वहां पे इम्प्लोड हो गई थी सबमरीन और उसमें सारे लोग मारे गए थे। तो ऊपर जाने से ज्यादा कठिन है पानी के नीचे जाना। तो ऐसे में भारत को गहरे समुद्र की क्षमताओं की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत के पास नीली ब्लू इकोनॉमी का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे अवसर है। हमारे पास बहुत सारे समुद्री संसाधन हैं, मछली है, खनिज है, गैस हाइड्रेट है, तेल है, गैस है, न्यूट्रास्यूटिकल्स नॉड्यूल है, जलवायु डेटा है। इनके दोहन करने के लिए हमें समुद्र तकनीक की आवश्यकता होगी। और इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है? हाइड्रोग्राफिक अनुसंधान और अन्वेषण तकनीक की, गोताखोरी की, बचाव और पनडुब्बी बचाव क्षमताओं की, निम्नलिखित समुद्री बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है, जैसे अंडर सी केबल की, जैसे जो वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का जो है 95% संरक्षित करती है, इनको बचाने रखने की, तेल और गैस पाइपलाइन की जो इतनी गहराई से काम कर सकती है, समुद्री खनन उपकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाओं को। ऐसे में भारत को समुद्र तल के मानचित्र बनाने पड़ेंगे, पानी के नीचे डोमेन पर जागरूकता बनाए रखनी होगी, ताकि सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखा जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए चाहिए ये कि जैसे जो भी एडवांस तकनीकी, जैसे अभी मैंने बताया ना कि ऊपर जाना आसान है, पानी के नीचे जाना ज्यादा दिक्कत, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो हवा कम होगी, उसके लिए प्रबंध, लेकिन नीचे जाएंगे तो आप पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और भी देश गए हैं, तो इसको भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है कि हमें तकनीक विकसित करनी होगी, और तकनीक के विकास के लिए आपको वित्तीय मजबूती चाहिए, आपको अनुसंधान क्षमता चाहिए, और कुशल मानव संसाधन भी चाहिए। और इन्हीं सब का उपयोग करके चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश इस क्षेत्र में अग्रणी है, और चीन को तो काफी लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में भारत सरकार ने 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गहरे समुद्र मिशन, या जिसे समुद्रयान बोला जाता है, डीप सी मिशन या समुद्रयान, उसकी शुरुआत की। और इसके तहत मत्स्य 6000 पनडुब्बी को भी विकास शामिल है। ये 2022 में जो है शुरू और ये किया गया, और इसके बारे में अभी नीचे हम डिटेल में बताएंगे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके कारण गहरे समुद्र अनुसंधान में उत्कृष्ट संसाधनों की स्थापना के इस क्षेत्र के शैक्षिक उत्कृष्टता, विशेषज्ञता और कौशल का पोषण हो सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो हमारे समुद्र के पास जो रिसोर्स है, वो जो हमारे धरती के पास रिसोर्स है उससे कई गुना ज्यादा है। वो हमारे लिए जो वर्तमान है उससे, हमारी अर्थव्यवस्था है जो अभी धरती हमारी कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा वो ब्लू इकोनॉमी या डीप सी हमें उपयोग कर सकती है। लेकिन हमारे पास जो अभी उसके लिए देखने का एक विभाग है, महासागर विकास विभाग, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो भी क्या है, वो कैबिनेट मंत्री रैंक का भी नहीं है। तो ऐसे में इसके लिए सुझाव देते हैं ये जो वाइस एडमिरल की, ये जो महासागर विकास विभाग है, इसे अलग से मंत्रालय बनाया जाए, और इसका जो हेड बनाया जाए वो कैबिनेट मंत्री रंग का बनाया जाए। और साथ ही साथ बाकी इससे जुड़े हुए जितने विभाग हैं सब इनको दे दिया जाए, ताकि ये और बेहतर तरीके से, यानी आप बिल्कुल स्पेशलाइज समुद्री और खासतौर से ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करने के लिए आपको एक महासागर विकास विभाग नहीं, महासागर विकास मंत्रालय, और वो भी कैबिनेट मंत्री के स्तर का चाहिए, ये सुझाव देते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान है कि जो तकनीक होती है गहरे समुद्र की, वो ड्यूअल पर्पज होती है। वो आर्थिक विकास के लिए भी हो सकती है और स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए भी हो सकती है। इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए भारत को काम करना पड़ेगा, तभी भारत जो है समुद्री क्षमता का विकास कर सकती है। अभी जरा सा थोड़ा सा देख लेते हैं कि समुद्रयान या भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन। देखिए, ये समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजने के लिए मेगा महासागर मिशन समुद्रयान शुरू किया गया था। सिर्फ रहस्य नहीं खोजना था, उसके आर्थिक पहलू भी थे, लेकिन ठीक है, अभी ये अन्वेषण के लिए ही है। और इसका उद्देश्य मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 के जरिए गहरे पानी के अंदर विशेषज्ञों की एक टीम को भेजना था। इसकी सफलता भारत को 6 देशों अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन में से एक बना देगा, जिसने इन देशों ने 5000 मीटर से अधिक समुद्र के नीचे एक चालक दल के अभियान का संचालन किया है। यही 5 देश हैं, और अगर यह सफल हो जाता है तो भारत छठा देश बन जाएगा जो 5000 यानी 5 समुद्र के नीचे 5 किलोमीटर से नीचे अध्ययन दल को भेजने में सक्षम हुए हैं। मत्स्य 6000 क्या है? देखिए, यह परियोजना राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है।
इसमें गहरे समुद्र में मनुष्यों को खनिज संसाधनों की खोज में सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। ये 3 आदमियों को ले जा सकती है और 12 घंटे तक काम करने की क्षमता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये 96 घंटे तक काम, यानी 96 घंटे 4 दिन तक ये काम कर सकती है। तो ऐसे में ये आज का पूरा न्यूज हो गया, समाचार हो गया। इससे जुड़े प्रश्न वेबसाइट पर आएंगे, जहां जहां से आपको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।